हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है फाइनेंस कमीशन के ऊपर कि फाइनेंस कमीशन और अर्बन डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है, क्या फाइनेंस कमीशन अर्बन डेवलपमेंट के लिए कर सकता है। तो ये न्यूज़ में क्यों है, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली 16th लास्ट ईयर 16th फाइनेंस कमीशन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है। और 16 फाइनेंस कमीशन की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फंड का ट्रांसफ़र किस तरह से किया जाए कि स्टेट लेवल पे, यूनियन लेवल पे, अर्बन लोकल पंचायत लेवल पे या डिसेंट्रलाइज लेवल पे पूरा का पूरा डेवलपमेंट प्रॉपरली हो पाए इक्विटेबल तरीके से। सो उसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम आज ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमको क्या क्या डिस्कस करना है, सबसे पहले तो ये न्यूज़ का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन, इसके साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है, किस आर्टिकल के अंदर बनाया जाता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि 16 फाइनेंस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, इस बार क्या क्या चीज़ें उनको डिस्कस करने के लिए, रिव्यू करने के लिए बोला गया है। इसके बाद आएंगे हम इस आर्टिकल के मेन फोकस पे, जिसमें हमको ये डिस्कस करना है कि फाइनेंस कमीशन को सिटीज़ के लिए क्या करना चाहिए, क्या सिटीज़ की ज़रूरत है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वो डिस्कस करना है। उसके बाद आएंगे हम कि सिटीज़ क्या चैलेंजेस फेस करती हैं हमारी कंट्री में। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सेंसस से रिलेटेड क्या नीड है चेंजेस करने की, या सेंसस से रिलेटेड क्या अपडेट करने की ज़रूरत है, जिससे सिटीज़ के ऊपर कितने एक्सपेंडिचर की नीड है, उन चीज़ों को और अच्छे से रिव्यू करा जा सके। इसके बाद लास्ट में आपको इस आर्टिकल के बेस पे ऊपर एक प्रीलिम्स और एक मेंस का क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसको आपको लिखना है और टेलीग्राम के ग्रुप में हमारे इसका एक क्वेश्चन पोस्ट होगा, उसमें आपको सबमिट करना है, जिसका आंसर आपको रिव्यू किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। 16th फाइनेंस कमीशन जो है, इन्होंने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनेंस कमीशन जो है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अंदर में बनाया जाता है, जिसके अंदर में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जितने भी टैक्सेशन और नॉन टैक्सेबल जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, उनसे मनी गेन करती है, उसका डिवोल्यूशन, उसके पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, उन चीज़ों से रिलेटेड डिस्कशन पे फोकस करता है। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो हुए थे, जिसके अंदर में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है, इनको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया था। तो इसके अंदर में इनको भी फेडरल सिस्टम के अंदर में एक रिकॉग्निशन दी गई थी लोकल बॉडीज़ को। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 280 में भी एक अमेंडमेंट किया गया था, जिसके अंदर में फाइनेंस कमीशन को ये एक एडिशनल बात बोली गई थी, एक फंक्शन दिया गया था कि वो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड्स का पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के बेनिफिट के लिए कैसे अच्छे से अच्छा यूज़ किया जा सकता है और कैसे उसको सपोर्ट दिया जा सकता है, इसके लिए भी मेजर्स रिकमेंड करने के लिए बोला गया था। तो अब डिस्कस करते हैं कि पहले तो फाइनेंस कमीशन क्या है। फाइनेंस कमीशन सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो आर्टिकल 280 के अंदर में सेट की जाती है। हर 5 साल में इसको सेट किया जाता है और ये यूनियन और स्टेट्स के बीच में फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए रिकमेंडेशन देती है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके कंपोजिशन में 5 लोग होते हैं। एक होता है चेयरमैन खुद, और 4 दूसरे अलग मेंबर होते हैं, 4 और मेंबर होते हैं। ये पांचों मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। तो अभी जो 16th फाइनेंस कमीशन अपॉइंट हुआ है, उसके जो चेयरमैन है वो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। ये जो है बेसिकली नीति आयोग के फॉर्मर चेयरमैन, फॉर्मर वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। सो अरविंद पनगड़िया जी, ये आपको नाम याद रखना है। अगर आपको एक फैक्ट की बात और बताऊं तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वो ये है कि पहले जो फाइनेंस कमीशन थे उनका नाम था, उनके जो चेयरमैन थे उनका नाम था केसी नेगी। ये 1951 में कमीशन बनाया गया था और उसकी जो रिकमेंडेशन थी, उसका ऑपरेशनल पीरियड जो था वो 1952 से 57 तक का था। 16th फाइनेंस कमीशन जो है, उनको ये रिकमेंडेशन, उनको ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपनी कमिटी की जो भी रिकमेंडेशन, अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर करके अपनी रिकमेंडेशन 31 अक्टूबर 2025 तक सबमिट कर दें। और उसका जो पीरियड है इम्प्लीमेंटेशन का 5 साल का, वो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक एप्लीकेबल रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या दी गई हैं इस बार फाइनेंस कमीशन को। जब भी फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया जाता है तो आर्टिकल 282 के अंदर में प्रेसिडेंट जो है, कोई भी मैटर जो होता है जिसपे प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन या व्यूज चाहता है, तो फाइनेंस कमीशन को वो प्रेसिडेंट वो मैटर रेफर कर सकता है। लेकिन कुछ मैटर जो है वो ऑलरेडी फिक्स होते हैं, जिसपे जो रिकमेंडेशन इन जनरल, मतलब अंडर
कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल के अंदर कुछ चीज़ों पे रिकमेंडेशन हर साल फाइनेंस कमीशन को देना मैंडेटरी होता ही है। तो वो कौन सी चीज़ है जिन पे फाइनेंस कमीशन को रेगुलरली अपनी रिपोर्ट देनी होती है? एक तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवोल्यूशन कितना होगा, मतलब मनी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। दूसरा, हर शेयर को स्टेट्स को किस बेसिस पे कितना शेयर दिया जाएगा, जिसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, ये डिसाइड करने का या इससे रिलेटेड रिकमेंडेशन देने का काम भी फाइनेंस कमीशन को होता है। तीसरा, कौन से स्टेट हैं या स्टेट्स को ग्रांट्स इन एड की नीड है, मतलब डेप्ट की नहीं, डिवोल्यूशन की नहीं, डेप्ट और डिवोल्यूशन के बाद भी, मतलब मनी डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद भी अगर कोई स्टेट है जिसको असिस्टेंस की नीड है तो उसको कितने ग्रांट्स इन नीड और किस बेसिस पे दिए जाने चाहिए, इससे रिलेटेड भी रिकमेंडेशन वो देते हैं। एंड लास्टली, किसी भी स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड जो है, हर स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उसको और कैसे सपोर्ट किया जा सकता है ताकि वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए काम कर पाए अपने स्टेट में। इन चार चीज़ों पे मैंडेटरली फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देता है। इन चार चीज़ों पे रिकमेंडेशन देने के अलावा प्रेसिडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, और भी कोई मैटर है जिस पे प्रेसिडेंट व्यू चाहता है हमारे फाइनेंस कमीशन का, तो वो उनको और भी कोई एक्स्ट्रा मैटर जो है वो रेफर कर सकता है। तो इस साल जो है 16 फाइनेंस कमीशन जो है उनको एक चीज़ एडिशनल दी गई है। इनको ये बोला गया है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव के फंडिंग और फाइनेंसिंग किन प्रिंसिपल्स पे की जानी चाहिए, क्या अभी जो करंट अरेंजमेंट है उसमें क्या चेंजेस किए जाने चाहिए, इन चीज़ों पे रिव्यू करने की उन्होंने बात कही है। अब हम बात करते हैं इसकी कि सिटीज़ के लिए फाइनेंस कमीशन क्या कर सकता है। ये आर्टिकल जो है जिस पे हमने डिस्कशन एक पूरा बनाया है, ये आर्टिकल इस पे ही फोकस करता है कि सिटीज़ की आज की डेट में बहुत ज़्यादा नीड बढ़ रही है। सिटीज़ जैसे जैसे एक्सपांड हो रही हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा फंड की। और इस केस में फाइनेंस कमीशन एक ऐसी बॉडी है जो अपनी अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन के थ्रू सिटीज़ की जो भूख है फंडिंग की, मनी की, उनको फुलफिल कर सकता है। तो मिड 1980s का जो पीरियड था वहाँ पे नेशनल कमीशन और अर्बनाइजेशन जो है उन्होंने सिटीज़ को इंजन्स ऑफ ग्रोथ बोला था, क्योंकि अगर आप जैसे कि समझते हैं या जानते हैं, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग से डेवलप्ड की स्टेज में जा रही है। और डेवलपिंग से डेवलप्ड की स्टेज में जाने में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक पूरा का पूरा कंट्री में लाना पड़ता है। और ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या एसोसिएटेड एस्पेक्ट है अर्बनाइजेशन। जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होता है उतना ही ज़्यादा डेवलपिंग का डेवलप्ड से स्टेटस में ग्रोथ माना जाता है, प्रोग्रेस मानी जाती है, क्योंकि अर्बन क्लस्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग और ग्रोथ और सर्विस सेक्टर का एक्सपांशन या इंडस्ट्रीज का एक्सपांशन फास्ट होता है। तो ये एक जो टर्म है ये बहुत ही अच्छी टर्म है जिसको आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं अर्बनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में, तो इसको याद रखिएगा। तो ये व्यू जो है वैसे तो थोड़ा नैरो है, लेकिन रियलिटी अभी भी ये बोलती है कि सिटीज़ जो हैं, इंडिया की 2/3 ऑफ जीडीपी है, 66% ऑफ जीडीपी जो होती है वो सिटीज़ से ही आती है, और गवर्नमेंट की 90% जो रेवेन्यूज़ आती हैं वो भी सिटीज़ से ही कलेक्ट होती हैं। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट में सिटीज़ का डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर सिटीज़ प्रॉपरली इक्विप्ड नहीं रहेंगी तो वो उन पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर पाएगी जिस पे इंडस्ट्रीज सस्टेन करती है। लेकिन अभी जो हमारा इकोनॉमिक स्केल है, जो हमारे एक्सपेंडिचर है, जो हमारे बजटरी एलोकेशन है सिटीज़ के लिए, वो सिटीज़ की जो बढ़ती हुई डेली डिमांड है वो डेली डिमांड को फुलफिल करने में इनसफिशिएंट है। एक वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट ये बोलता है कि सिर्फ बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए हमारी सिटीज़ को आने वाले 10 साल में $840 बिलियन प्रोवाइड करने की नीड है। 5 फाइनेंस कमीशन आने के बाद भी 11th फाइनेंस कमीशन जब तक आया था, 11th फाइनेंस कमीशन के बाद भी 5 कमीशन आ चुके हैं अभी तक, जिन्होंने फाइनेंशियल डिवोल्यूशन सिटीज़ के लिए जिन्होंने बात करी है, लेकिन उन 5 फाइनेंस कमीशन ने अभी तक ऐसी कोई सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन नहीं दी है जो सिटीज़ के फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से फुलफिल करने में हेल्प कर पाए। दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं कि हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन बहुत रैपिड तरीके से हो रहा है, और उसके लिए जिस पेस पे हमको एलोकेशन हर साल बढ़ाना चाहिए सिटीज़ के लिए डेवलपमेंट की नीड को देखते हुए उनकी, उस रेट से हम उनका एलोकेशन नहीं बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स जो होते हैं, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो मनी ट्रांसफ़र करती हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, वो जीडीपी का सिर्फ 0.5% है, जो दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंटेक्स्ट में के कंपैरिजन में बहुत कम है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं जितनी भी, जैसे कि जैसे कि मेक्सिको, जैसे कि ब्राज़ील, जैसे कि केन्या, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, ये कंट्रीज़ अपनी टोटल जीडीपी का अराउंड 2 to 5% जो है अपने सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका की हम बात करें
तो वो अपनी जीडीपी का 2.6% सिटीज़ पे स्पेंड करता है। मेक्सिको 1.6% करता है, फिलीपींस 2.5%, ब्राज़ील तो 5.5% से भी ज़्यादा जीडीपी का अपनी सिटीज़ के डेवलपमेंट पे खर्च करता है। एज़ कम्पेयर टू दैट इंडिया का परसेंटेज बहुत लो है, दैट इज़ 0.5% ऑफ जीडीपी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है जिसको आपको याद रखना है, जो आपको हेल्प करेगा आगे। तो वैसे तो देखा जाए तो जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स आते हैं वो अर्बन लोकल बॉडीज़ की रेवेन्यूज़ का 40% बनाते हैं, लेकिन फिर भी ये जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट पैसे ट्रांसफ़र करती है अर्बन लोकल बॉडीज़ को, इनकी प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत पुअर होती है। वो पैसे कब, कैसे, किस फॉर्म में आएंगे, किसी स्कीम के साथ अटैच होके आएंगे, वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए कितना डेडिकेटेड अमाउंट आएगा, हॉरिजॉन्टल इक्विटी रहेगी कि नहीं, मतलब सिटीज़ को बराबर से पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे कि नहीं, इन सारी चीज़ों पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। और इस कारण से सिटीज़ अपनी प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाती, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि उनको फाइनेंसेस कितने एडिक्वेटली दिए जाए। टैक्सेशन सिस्टम की हम बात करें तो टैक्सेशन सिस्टम जो है यूएलबीज का बहुत वीक हो गया है। टैक्सेशन सिस्टम मतलब अर्बन लोकल बॉडीज अपने टैक्स के अपने कुछ टैक्सेस लगा के कितनी अपनी अर्निंग कर सकती है। तो 2017 के पहले तो अच्छा खासा परसेंटेज था वो, बट 2017 में जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद यूएलबीज के जो टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेज हैं प्रॉपर्टी टैक्स को छोड़ के, वो 23% से गिर के 2012 में 9% पे आ गए 2017-18 में, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस मर्ज होने के कारण काफ़ी सारे टैक्सेस जो यूनियन अर्बन लोकल बॉडी लगाती थी अपने, वो खुद टैक्स कलेक्ट करती थी अपने रेवेन्यू के लिए, वो टैक्सेस लगाना उनके लिए पॉसिबल नहीं रहा। इसके अलावा जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र स्टेट से आते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स म्यूनिसिपैलिटीज़ को डायरेक्टली मनी देती हैं उनके खर्चे के लिए, वो बहुत लो है। एंड ऐसा देखा गया है कि ऑन एन एवरेज स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टेट की टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 7% जो है ये जो है डिवॉल्व करती हैं, 7 to 8% म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, इसका मेन एम तो ये था कि हम यूएलबीज को, अर्बन लोकल बॉडीज़ को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाए। लेकिन 3 डिकेड में, पिछले 3 साल में, मतलब 74th अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद जो 1993 में आया था, उसको पास हुए 30 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमने अर्बन लोकल बॉडीज़ के फुलफिलमेंट के लिए, फाइनेंशियली उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अभी तक हमने कोई प्रॉपर या डेडिकेटेड स्टेप अच्छे से नहीं लिया है। इसके अलावा 13th फाइनेंस कमीशन जो आया था, उन्होंने एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन दी थी कि अपार्ट फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ मनी, एक और चीज़ है जो अर्बन लोकल बॉडीज़ की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, वो है पैरेलल एजेंसीज एंड बॉडीज़। स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल की बॉडीज़ बनाती हैं, जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड, स्टेट मान लीजिए इंस्पेक्शन बोर्ड, किसी भी टाइप का कोई भी एक सुपरवाइजरी बॉडी जो होती है, तो ये स्टेट लेवल की जो बॉडीज़ होती हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे या सिटीज़ में जिनके ऑफिसेज सेट किए जाते हैं, ये लोकल गवर्नमेंट के वर्क से बहुत ज़्यादा इंटरफियर करते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं इनकी फंक्शनिंग में। जैसा कि सेकंड एआरसी रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी की रिपोर्ट में ऑलरेडी बोला हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट को यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट से 3 टाइप के सपोर्ट चाहिए होते हैं, एक फंड्स, दूसरे फंक्शनरीज और तीसरा टेक्निकल एड। ये 3 जो रोल हैं वो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होते हैं और इन तीनों की ही शॉर्टेज अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास चल रही है। हालांकि पैरेलल एजेंसीज इन्होंने रूल डिस्टॉर्ट करके रखा है और इसके साथ साथ में कुछ स्कीम्स हैं जो लोकल बॉडीज़ की स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन या वर्किंग में भी इंटरफियर करती हैं, जैसे एमपी लेड्स की जो स्कीम होती है और एमएलए लेड्स की स्कीम जो होती है, जिसमें अप टू 5 करोड़ एंड अप टू 1 करोड़ के वर्क्स जो हैं वो लोकल एमपी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो एमपी और एमएलए हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं। वो इस इशू को और ज़्यादा स्ट्रेस या और ज़्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि ये स्कीम्स में एमपी और एमएलए या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो लोकल बॉडीज़ के वर्क से इंटरफियर करती है। अब सेंसस का क्या इंपॉर्टेंस है सिटीज़ के कंटेक्स में? 2021 का सेंसस अभी तक नहीं हुआ है, जैसा कि हमको पता है बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है, कोविड आने के कारण ये डिले हो गया था। तो ये जो अपडेटेड डाटा हमारे पास नहीं है सिटीज़ का, 2011 का सेंसस लास्ट सेंसस था, उस बात को 13 साल हो चुके हैं और अभी तक सिटीज़ में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। इंडिया में अराउंड 4000 स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं और इतने ही इक्वल सेंसस टाउन है, जिनमें एस्टिमेटेड 23,000 विलेजेस हैं जो कि इफेक्टिवली अब अर्बन हो चुके हैं। पिछले 12-13 सालों में ऐसे कुछ 20,000 से ज़्यादा विलेजेस हैं जिनमें इतने ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं कि नाउ दे हैव स्टार्टेड टू सीम लाइक अर्बन एरियाज, लेकिन स्टिल अभी भी उनको विलेजेस की तरह ट्रीट किया जाता है और विलेजेस की तरह ही फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो फिगर्स हैं ये भी 16 फाइनेंस कमीशन को अकाउंट में लेने चाहिए, अपडेटेड वाले। और बहुत सारे जो माइग्रेशन हो रहे हैं टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में, सिटीज़ के अंदर भी और सिटीज़ से बाहर भी, इन सारी चीज़ों को भी गाइडेंस में लेना चाहिए
जिससे फाइनेंस कमीशन जो एलोकेशन करेगा अर्बन लोकल बॉडीज को, वो उसकी अप्रोप्रिएट एक्यूरेट नीड के हिसाब से करेगा। तो 15 फाइनेंस कमीशन ने 9 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए थे कि अर्बन लोकल बॉडीज या अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज के कंटेक्स में किन चीज़ों को ख्याल में रख के फंडिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन इंक्रीज करने की उनको पावर देना, देन जी अकाउंट्स मेंटेनेंस करने के लिए उनको बोलना कि वो अपने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करें जिनके ऑडिट किए जा सकें, पोल्यूशन को मिटिगेट करने के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट करना, प्राइमरी हेल्थ केयर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, इन सब पे फोकस देना उनके मूवमेंट में, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और लास्टली इंडिया की अर्बनाइजेशन जितने फास्ट रेट से जिस फास्ट रेट से चेंज हो रही है उस चीज़ को ध्यान में देना। एक मैकेंसी की ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट ये वार्न करती है कि अगर इंडिया जिस रेट से अभी अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रहा है, अगर उसी रेट से करता रहा तो आने वाले टाइम में हमारे यहाँ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्ट हो जाएगा, वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी लोगों तक डिलीवर करने में, और अनट्रीटेड सीवेज, मतलब बहुत सारा सीवेज है जो हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे, और अनट्रीटेड सीवेज से बहुत सारी डिसीजेज जो हैं वो लोगों को अफेक्ट करेंगी। तो ये था 16th फाइनेंस कमीशन और सिटीज़ की नीड के बारे में एक डिस्कशन की सिटीज़ की फंडिंग नीड क्या है। अब हम देख लेते हैं कि इस पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो हमको एक क्वेश्चन है कि फाइनेंस कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड कुछ 3 स्टेटमेंट हमको दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि प्रेसिडेंट कोई भी मैटर फाइनेंस कमीशन को दे सकता है आर्टिकल 280 के अंदर में। देन करेंट टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है फाइनेंस कमीशन की, ये 16th फाइनेंस कमीशन की, ये फाइनेंसिंग डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव के फाइनेंस के रिव्यू के लिए उन्होंने बोला है हमको। और तीसरा 15th फाइनेंस कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट टू स्टेट्स, इनकी भी नीड को एसेस करने के लिए बोला गया था 15th फाइनेंस कमीशन को। ये हमको बताना है सही है गलत है। तो इनमें से कौन से सही है कौन से गलत है उसके बेसिस पे आपको आंसर फिगर आउट करना है और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आपको डालना है। देन उसके बाद मेंस के क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें मेंस का क्वेश्चन क्या बनता है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया, highlight the challenges faced by urban local bodies in terms of financial devolution and role of intergovernmental transfers in addressing these challenges। तो फर्स्ट पार्ट में हमको इस क्वेश्चन के आंसर का कैसा बनेगा, 3 पार्ट जो रहेंगे, बॉडी, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। सो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट क्या है। पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि अर्बन डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में 16th फाइनेंस कमीशन का क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरे पार्ट में हमको ये डिस्कस करना है कि अर्बन लोकल बॉडीज क्या चैलेंजेस फेस करती हैं फाइनेंस के टर्म्स में, और इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स जो हैं वो कैसे इन चैलेंजेस से डील कर सकता है। तो इंट्रो में पहले तो आपको अर्बनाइजेशन के बारे में आपको 2 चीज़ें लिखना है। एक तो अर्बनाइजेशन के बारे में छोटे से 1-2 लाइन लिखना है आपको, इंडिया में जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसके बारे में, और दूसरा फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको एक डीप में लिखना है। देन बॉडी पार्ट में आप चैलेंजेस डिस्कस करेंगे कि अर्बन एरियाज क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। देन उसके बाद चैलेंजेस फेस करने के बाद आप अर्बन लोकल बॉडीज फाइनेंस कमीशन उसके लिए क्या कर सकता है, ये चीज़ डिस्कस करना है। एंड देन उसके बाद इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स जो हैं वो कैसे अर्बन लोकल बॉडीज़ को हेल्प कर सकते हैं डेवलप करने में अपने आप को, ये चीज़ डिस्कस करना है। एंड लास्टली कंक्लूजन में आपको ये लिखना है कि इसकी सेंसस की जो हमने डिस्कशन किया है कि कैसे इंडिया का अर्बनाइजेशन बहुत ही डायनेमिक नेचर का है, और इस डायनेमिक नेचर को डील करने के लिए हमको और क्या एडिशनल चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, एंड दैट इज़ हाउ यू विल कंक्लूड योर आंसर। So I hope this issue was clear to you. If you liked the video, please do share it with your friends. अगर आप इस वीडियो के लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं रीड करने के लिए, तो हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है ल्यूमिन IAS फाउंडेशन नाम से, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी चैनल है जिसे आप लाइक कर सकते हैं रेगुलर हमारी तरफ से अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।